गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सेशन जो है ये है पॉलिटी का सेशन, और पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारा करंट टॉपिक है ये है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन की चर्चा इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन से यहाँ पर क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटी हैव सोशल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। इसका मीनिंग है कि मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। किस टाइप का? यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक महत्व है। किस दृष्टिकोण से, वह कौन सा व्यू है जिस आधार पर कह सकते हैं कि इसका महत्व है। लिख रहा है कि नैतिक आधार पर, फिर कह रहा है हिस्टोरिकल आधार पर, फिर कह रहा है रिलीजियस आधार पर, फिर कह रहा है पॉलिटिकल आधार पर, राजनीतिक आधार पर। तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है यह नैतिक आधार पर सामाजिक और आर्थिक महत्व को सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड ग्रांटेड बाय द, फिलअप करना है, ऑफ द कंट्री। मौलिक अधिकार देश के, फिलअप करना है, द्वारा संरक्षित और गारंटी कृत है। किसके द्वारा सुरक्षित और गारंटी कृत है, ये क्वेश्चन यहां पर है। लिख रहा है कि मौलिक जो अधिकार है यह गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत है। फिर कह रहा है सेकंड ऑप्शन में, यह संविधान के द्वारा क्या करता है, संरक्षित और गारंटीकृत है। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि यह कस्टम्स और यूजेज के आधार पर गारंटी करता है और संरक्षित करता है। फिर कह रहा है पंचायत के आधार पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है वह है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, हमारा संविधान। और संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है संवैधानिक उपचारों का। यदि किसी भी कारण से किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वह डायरेक्ट कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 में किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटी कृत है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर when right to property was scrapped as a fundamental rights। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे। यहां पर ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, फिर लिख रहा इंदिरा गांधी, फिर है मोरारजी देसाई और यहां पर है जवाहरलाल नेहरू। यहां पर एक क्लियर रखना है, यहां पे कह रहा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया संपत्ति से। संपत्ति जो हमारी थी, प्रॉपर्टी जो था, ये पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में एबॉलिश कर दिया गया और इसको 31 से हटा करके कहां डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया, 300A में। तो 31A आर्टिकल को अब कहां पे है, ये 300A में डाल दिया गया है। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब कैसा हो गया, अब यह एक लीगल राइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहां पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई की ही टेन्योर में यह प्रावधान किया गया है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कास्ट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है।
यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है आर्टिकल नंबर 16(2) है, आर्टिकल नंबर 17(2), आर्टिकल नंबर 18(2) एंड आर्टिकल नंबर 15(2). यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16(2). हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर है which is not correct about the directive principles of the state policy। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है। क्लियर रखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तहत ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ऑप्शन यहां पर है दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि यह राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 में मेंशन है। क्या यह गलत है या सही, तो यह क्लियर रखिएगा, ये क्या है, ये सही है। क्या है, सही है। फिर लिख रहा है यहां पर नेक्स्ट कि दे एम टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यह भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही एक पॉइंट है। फिर कह रहा है दे आर नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो लिखा है दे आर जुडिशबली इन नेचर, ये प्रकृति में न्याय संगत है। तो आप किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगेंस्ट किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य के पास जब संसाधन होगा तो राज्य यह करेगा, लेकिन राज्य यह करने के लिए बाध्य नहीं है। इसको न्याय या आप सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती इसके लिए नहीं दे सकते। यहां पर जो डी आंसर लिखा गया है कि यह प्रकृति में न्याय संगत है, तो यह न्याय संगत नहीं है और इसलिए ये गलत है, और गलत है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के प्रोविजन कहां किए गए हैं, तो 51A में किए गए हैं, भाग 4A है। कौन सा है, भाग 4A है, जिसका प्रोविजन किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1976 का था, और उसका जो 11th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी था उसको ऐड किया गया था कब, 2002 में, जब अमेंडमेंट किया गया था 88th। तो यहां पर कह रहा है नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कौन सा ऑप्शन लिख रहा है, टू प्रोटेक्ट द नेचर इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। क्या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक, फिर कह रहा है यहां पर टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना, यह भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर कह रहा है टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के दौरान मतदान करना, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, नहीं। हम लोग एक क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में भी देख चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन था कि जो हमारे चुनाव मतलब मत देने का अधिकार है तो वोट, ये कैसा है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो लिखा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, आपका सी, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटी कितनी, 11 है। कैसे कैसे इसके प्रोविजन किए गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उसको रिवाइज करते रहें। फिर यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है पॉलिटी के अंतर्गत, और यह जो न्यू टॉपिक है ये है कमेटी रिपोर्ट्स, समिति की रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं कि समिति की रिपोर्ट पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, और ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, SSC MTS का क्वेश्चन है। यह जब एग्जाम हुआ था 2023 में 9 मई को। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है रंगराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विथ, रंगराजन समिति संबंधित हैं, किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। फिर यहाँ पर लिख रहा है एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित है,
फिर यहाँ पर लिख रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंध रखते हैं। फिर लिख रहा है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का आकलन से संबंधित है। तो ऐसा आपको क्लियर होगा कि रंगराजन जो समिति है यह एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के संबंध में दिया गया है। और यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो यह गठन कब किया गया था? 2012 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। ये है गठन का पीरियड, कौन सा है? गठन। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आई थी 2014 में। 2014 में रिपोर्ट आई है। और गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 2012 में। कौन सी कमेटी थी? रंगराजन कमेटी। इसका टॉपिक क्या था? सब्जेक्ट क्या था? किसका यह रिपोर्ट बनाया था? तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का आकलन, इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके पेश किया था 2014 में। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीशन। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति यहां पर निष्पक्ष होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसको रिकमेंड करने की आवश्यकता भी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वहां पर बहुत से ऐसे गवर्नर की नियुक्ति की गई थी जो बाइस्ड थे, पक्षपात युक्त थे। यहाँ पे कह रहा है यह कब रिकमेंड किया गया या किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया कि गवर्नर का जो हम लोग चयन करें वह पक्षपात रहित हो। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है फजल अली कमीशन, फिर दे रहा है राज मन्नार कमीशन, फिर यहाँ पर दे रहा है सरकारिया कमीशन, फिर यहाँ पर दे रहा है मंडल कमीशन। क्या दे रहा है? मंडल कमीशन। तो यह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है। किसकी है? सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है जिन्होंने ये बात रिकमेंड की थी। और यह जो रिपोर्ट है ये कब की है? तो 1983 की। कब की है? 1983 में सरकारिया आयोग ने यह रिकमेंड किया, यह सजेशन दिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होनी चाहिए वह निष्पक्ष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन चेयर्ड बाई, यहां पर फिलअप करना है रिकमेंडेड सम इनिशिएटिव टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मीनिंग क्या है कि अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की है। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यहां पर पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यहां पर ऑप्शन है पी.के. जोशी की अध्यक्षता में किया गया था, फिर लिख रहा है एम.एन. वेंकट चलैया, फिर कह रहा है यू.सी. बनर्जी, फिर यहां पे कह रहा है मिचेल जी यहां पर एगुनाल्डो। क्या? मिचेल जी एगुनाल्डो। यहां पर किन के कह सकते हैं अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था? तो यहां पर जो नाम है ये नाम है आपका एम.एन. वेंकट चलैया। तो एम.एन. वेंकट चलैया के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। और ये गठन कब का है? 2000 का है। कब का है? 2000 का। ये क्लियर रखिएगा। और इनका जो उद्देश्य था ये था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। क्या उद्देश्य था? संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। संविधान के काम काज की समीक्षा, इनका बेसिक यही क्या था? उद्देश्य था। यहां पर जो लिख रहा है ना संविधान समीक्षा आयोग, संविधान की समीक्षा करना इनका बेसिक उद्देश्य था। और इसके लिए मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा एक क्या किया गया था? कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? तो उनका नाम था एम.एन. यहाँ पर वेंकट चलैया थे। और कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर अन्य जो लोग हैं इनके बारे में, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? अगर हम समिति की बात करें तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके कामकाज को और बेहतर करने के लिए और आसान करने के लिए और इजी करने के लिए कुछ कमेटी का गठन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप की कमेटियां बनाई जाती हैं। एक जो कमेटी होती है उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? पब्लिक अंडरटेकिंग होती है।
अर्थात यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम की व्यवस्था के लिए कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो पहले तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है ऑप्शन 22, 15, 35 एंड 30। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22। यहाँ पर 22 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 15 जो मेंबर होते हैं, 15 जो सदस्य हैं, यह आपके होते हैं कहाँ के, लोकसभा के, और 7 जो सदस्य होते हैं ये कहाँ के हैं, ये राज्यसभा के। यहाँ पे क्लियर रखिएगा। और इसी प्रकार से एक और समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। क्या नाम है, लोक लेखा समिति। ये जो लोक लेखा समिति है इसमें भी कितने सदस्य हैं, इसमें भी टोटल आपको मिलते हैं कितने, 22। कितने मिलते हैं, 22। और इसमें भी अगर हम देखें 7 और 7 यानी 15 आप कर लीजिए पहले, 15 आपके लोकसभा के हैं प्लस 7 आपके कहाँ के हैं, राज्यसभा के हैं। इसी प्रकार एक समिति और है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। क्या नाम है, प्राक्कलन। ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल जो सदस्य हैं ये हैं 30। कितने सदस्य हैं, 30। और एक कंप्लीट सदस्य कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें कि कौन सा किसके द्वारा यहां पर चयनित होता है। तो लोकसभा के मेंबर कहां पे हैं, केवल और केवल प्राक्कलन समिति में है। जबकि जो हमारा सार्वजनिक उपक्रम है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, इसमें कितने सदस्य हैं, टोटल कह सकते हैं 22 हैं, जिसमें 15 आपके कहां से आते हैं, लोकसभा से, और 7 कहां से आते हैं, राज्यसभा से। जबकि अगर हम देखें लोक लेखा समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य कहां से आते हैं, राज्यसभा से। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या है, ए है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्या लिखा गया यहां पर, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, यहां पे कह रहा है लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन यहां पर लिख रहा है 1 वर्ष के लिए, फिर लिख रहा है 2 ईयर, फिर लिख रहा है 5 ईयर एंड 3 ईयर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो इसको कहता है कि लोक लेखा समिति में जिसमें टोटल सदस्य की संख्या अगर देखा जाए 30 है। कितने हैं, 30 हैं। और सभी सदस्य आते कहां से हैं, सभी सदस्य आते हैं लोकसभा से। कहां से आते हैं, लोकसभा से हैं। इनका जो वर्किंग पीरियड होता है ये होता है 1 साल। कितना होता है, 1 साल। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following person was not a part of the committee of administrator appointed by the Supreme Court of India in 2017 to oversee the implementation of the Lodha reform in the Board of Control for Cricket in India BCCI। कह रहा है एक लोढ़ा समिति का रिफॉर्म आया था, उसी के बारे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में लोढ़ा सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का हिस्सा नहीं था। यहां पर आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, यहां पर ऑप्शन है पहला विनोद राय। क्या, विनोद राय, फिर है महिमा वर्मा, फिर यहां पर है विक्रम लिमये, और यहां पर है रामचंद्र गुहा। यहां पर पूछ रहा है कि जो बीसीसीआई की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लोढ़ा समिति के सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बनाया गया था 2017 में, इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति जो उसका मेंबर नहीं था। तो यहां पर जो माहिम वर्मा है ये इसके सदस्य नहीं थे। माहिम वर्मा इस बीसीसीआई कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, which commission recommended 27% reservation for OBC candidate in all level of government services। कह रहा है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। यहां पर ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन है सरकारिया आयोग। तो हम लोग अभी अभी देखिए सरकारिया आयोग किस लिए गठित किया गया था, जो गवर्नर में मनमानी होती थी उस मनमानी को रोकने के लिए कि आप पक्षपात रहित गवर्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके लिए था। इसी प्रकार मंडल आयोग है, मंडल आयोग का जो गठन किया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है बलवंत कमीशन, फिर यहाँ पर है कोठारी कमीशन।
तो यहाँ पर जो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% की बात करता है, यह आयोग है कौन सा? मंडल आयोग है। कौन सा है? मंडल आयोग है। अगर देखें इस समय जो गवर्नमेंट थी, यह मंडल आयोग कब का है? तो यहाँ पर है 1979। कब का है? 1979 का है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी ये थी जनता पार्टी। क्या थी? यहाँ पर है जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई इस समय के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के टेनोर में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था और सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और इसी समय यह प्रावधान किया गया था कि जो ओबीसी उम्मीदवार हैं इनको आरक्षण दिया जाएगा 27%। ठीक, और वो भी हर स्तर पे। कह रहे हैं ना कि आप गवर्नमेंट, यहाँ पे कर ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया इसको भी ध्यान से हम देखते हैं। लिखा गया द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979 वाज हेडेड बाय। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग, तो जो मंडल कमीशन है वो द्वितीय ही है, पहला नहीं, द्वितीय ही था। यहाँ पर लिख रहा है जयप्रकाश नारायण, फिर लिख रहा है यहाँ पर बीपी मंडल, फिर लिख रहा है बीके साहनी, और यहाँ पे लिख रहा है बीआर अंबेडकर। यहाँ पर आपको क्लियर होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग ही ओबीसी के आरक्षण के लिए गठित किया गया था। कब किया गया था? तो 1979 में। सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पर ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1990 द दिनेश गोस्वामी कमिटी वाज फॉर्म्ड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित पर सिफारिश करने के लिए किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सेंटर स्टेट रिलेशन, अर्थात केंद्र राज्य संबंध के विषय में। फिर कह रहा है पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म के संदर्भ में। फिर लिख रहा है यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधार के संदर्भ में। फिर यहाँ पर लिख रहा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में। फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में अगर देखें तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, उसके रिकमेंडेशन पर आया है। लेकिन यहाँ पर जो दिनेश गोस्वामी हैं जिन्होंने 1990 में अपना रिकमेंडेशन दिया था, यह किस संदर्भ में दिया था? यह है चुनावी में, क्या? चुनावी सुधार में। जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म है यहाँ पर इसकी वकालत करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है Who among the following is not a part of committee which is constructed to provide suggestion to the Prime Minister regarding the appointment of Chief Commissioner of the Central Information Commission? निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया था या किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है, इसी में से आपको चयन करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड, क्या? अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। फिर यहाँ पे कह रहा है कि लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में अपोजिशन का जो लीडर है उसकी बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। ये आप स्वयं समझ सकते हैं। लिख रहा है कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया है। वो है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता है, इसका लिया जाता है लेकिन इसका नहीं लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्या हो जाएगा? ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है When did the सरकारिया कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है? यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है 1986, फिर लिख रहा है
1984, फिर लिख रहा है 1980, यहाँ पे 985 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 985 लिख रहा है, फिर यहाँ पर है 1988। तो यहाँ पर जो आंसर होगा करेक्ट ये हो जाएगा 1980। क्या हो जाएगा 1988। जो सरकारी आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, और यह किस सेंस में थी, तो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट था मनमानी तरीके से उसको रोकने के लिए, कि अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, यानी पक्षपात रहित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब जो स्टार्ट हो रहा है, एक पुनः नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है पॉलिटी के अंतर्गत, और यह जो न्यू टॉपिक है ये है पार्लियामेंट, संसद। तो आइए हम देखते हैं संसद के सेंस में किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना। मीनिंग है इसका कि तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है 4, क्या लिख रहा है 4, फिर यहाँ पर लिख रहा है 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जो विधानसभा है तेलंगाना में, जो विधानसभा है यहाँ पर मनोनीत जो हुए ये कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर देखा जाए कि जो हमारे विधानसभा होते हैं अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, इनका जो मिनिमम मेंबर होता है किसी भी स्टेट का वह 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम मेंबर 60 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर 5 होते हैं, 500। कितने होते हैं, 500। और जो मंत्री बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्रियों का भी एक कोटा होता है कि हर विधानसभा में कुछ मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों का जो लिमिटेशन है ये 15% से अधिक नहीं हो सकता। कितना, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और मिनिमम जो मंत्री होंगे 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। मिनिमम 12 हैं और 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो यह यहाँ पर कंडीशन है। और दिल्ली के केस में थोड़ा अलग होता है। दिल्ली में जो मंत्री होते हैं यह टोटल सदस्य का 10% होता है। कितना होता है, 10%। क्लियर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आई स्टेट shall not exceed of the total number of member of the legislative assembly that माने of that state। किसी राज्य में मंत्रि परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन लिख रहा है यहाँ पर 20% यानी 20%। फिर यहाँ पर लिख रहा है सेकंड ऑप्शन कि 10%, क्या लिख रहा है 10%। फिर यहाँ पर लिख रहा है कितना 15%। फिर यहाँ पर लिख रहा है 20%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15%। कि 15% से अधिक कभी भी यहाँ पर मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन दूसरी भी शर्त है कि मिनिमम जो मंत्री होंगे ये 12 होंगे। 12 से कम अगर कहीं पर हो रहे हैं, मान लेते हैं कहीं की सीट की संख्या मात्र है 42 सीट। कितनी सीट है, 42। लाइक सिक्किम में जो यहाँ पर अगर बात करें हम, जो लेजिस्लेटिव यहाँ पर असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सिक्किम है स्टेट, वहां के जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, 42 हैं। अब अगर 42 हैं तो काफी कम संख्या है। अब 42 का 15% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% अगर इसका आप निकालें तो यहाँ पे आप इसका 15% निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। यहाँ पर हो जाएगा करीब करीब 6-7 के आसपास आएगा, यही ना, 6 से 7 के बीच। यहाँ पे कह रहा है कि अगर यह संख्या 12 से कम होती है तो मिनिमम या तो 15% या तो 12%। 12 कितने, 12 सदस्य। जो इसमें से कम होगा, अगर मान लेते 15% कम हो गया तो मेंबर कितने होंगे, 12 होंगे। और अगर 15% मान लेते इससे ज्यादा है तो 15% किया जाएगा, ये मिनिमम होता है। लेकिन दिल्ली के केस में थोड़ा इसका उलटफेर है। दिल्ली के केस में यहाँ पर मिनिमम जो मंत्री होंगे यह 15% नहीं होंगे बल्कि 10% होंगे। कितने होंगे, 10%। और अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी 15% का ही रूल है। कितना है, 15% का रूल है। स्टेट में भी 15% का रूल है। लेकिन दिल्ली जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके केस में कितना का रूल है, तो वहां पर 10% का रूल है। और मिनिमम मेंबर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मिनिस्टर कितने होने चाहिए, तो 12 से कम कभी नहीं होनी चाहिए, 12 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज
आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिख रहा है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या लिख रहा है? एप्रोप्रिएशन बिल। अ मनी बिल पास्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द विड्रॉल और एप्रोप्रिएशन फ्रॉम एंड आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। विनियोग जो विधेयक होता है भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। क्या यह ऑप्शन क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो यह स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा क्या है? सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर लिख रहा है डिमांड फॉर ग्रांट। यहां पर है अ मार्किंग फॉर बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्टर डिपार्टमेंट। अनुदान की मांग मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण करता है। तो क्या यह सही है कि गलत? ये गलत है, ये सही स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है। फिर यहां पर लिखा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फॉर राइजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मिनिस्टर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर व्हिच अ नोटिस हैज टू बी गिवन बाय द मेंबर एंड सपोर्ट बाय 50 मेंबर्स। जो अल्पावधि की चर्चा होती है जिसमें कह रहा है कि तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए इसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना है और 50 सदस्यों का समर्थन होता है। यहाँ पर 50 सदस्यों का समर्थन नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस केवल एक ही टर्म कंडीशन है कि वह क्या हो, कैसा मैटर होना चाहिए या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। कह रहा है महत्वपूर्ण है, तत्काल सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है, बाकी यहाँ पर 50 सदस्यों का अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर कोई भी मान लेते हैं प्रस्ताव जो मेंबर ला रहा है अल्प अवधि चर्चा के लिए, तो यहाँ पर जो 10 डेज का रूल होता है उस 10 डेज के रूल के पहले उसको क्या कर लिया जाता है, पार्लियामेंट में अप्रूव करके उस पर सुनवाई कर ली जाए। तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। करेक्ट केवल पहला है। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या है, ए बी सी, ए तो है नहीं, बी एंड सी ओनली, और यहाँ पर लिख रहा ए ओनली। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। और भी यहाँ पर नीचे है लेकिन स्क्रॉल डाउन हो नहीं रहा है। चलिए, लेकिन मान चलिए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन इस 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद या राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? यहां पर पहला लिख रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। तो ठीक है, मान लेते हैं कोई भी स्टेट है और वहां की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसकी मेंबरशिप जो है, उसके जो मेंबर हैं, सपोज दैट आपके हैं 100, तो 100 का 1/3 कितना हो गया, यानी 33। तो कह रहा है कि अगर हम कहीं पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनाना चाह रहे हैं तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होंगे, यह टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके संख्या का 1/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। और दूसरी भी कंडीशन है कि यहां पर 40 से कम नहीं होना चाहिए। मेंबर कितने, 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर 100 है तो 100 का 1/3 33 हो गया, लेकिन कह रहा है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। लेकिन यह कंडीशन सही है, गलत नहीं है, 1/3 होना ही चाहिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर यहां पर सेकंड लिख रहा है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 40। परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई। अगर इससे कम कहीं पर हो रही है 1/3 करने पर, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। यह भी स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। फिर यहां पे कह रहा है अ टोटल ऑफ 5/6 of the total number of members of legislature council are indirectly elected and 1/6 member are nominated। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट सही है गलत, ये भी सही, कोई डाउट नहीं। फिर यहां पर जो लिख रहा है
कि द नॉमिनेशन अर्थात नॉमिनेटेड मेंबर मेड बाय द गवर्नर कैन बी चेंज्ड इन द कोर्ट। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कभी नहीं। यदि किसी भी मेंबर को गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर उसको नॉमिनेट करता है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। यहां पर ये जो लिखा गया स्टेटमेंट एक गलत है कि आप चुनौती दी जा सकती है, एक गलत है, चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो आपका जो सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये भी सही है ना, तो इसको गलत हमने क्यों काट दिया, ये भी है, यहां पर हो जाएगा आपका सही, ए भी हो गया, ए भी हो गया, और यहां पर तीसरा हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी। तो ये तो होगा नहीं, फिर लिख रहा है ए बी सी, हाँ ये वाला सही है, और सब क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, was the first session of the Lok Sabha of Independent India held? स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा थी, इसका प्रथम सत्र कब हुआ था? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 13 जून 1951, फिर लिख रहा है 13 जून 1952, फिर लिख रहा है 13 मई 1952, फिर लिख रहा है 13 मई 1951। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मई 1952। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। और यहां पर जो पहली लोकसभा का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अगर उनके नाम की हम बात करें तो यहां पर नाम आता है जीबी, क्या, जीबी मावलंकर। क्या है, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर जो थे, ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। कभी काल क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है कि फर्स्ट जो हमारा लोकसभा थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 मई 1952 को, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, स्पीकर कौन थे? इसके स्पीकर थे जेबी माल्यवंकर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट कमेटी? तो संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत, यह क्लियर रखिएगा। यह स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कौन सा कथन सत्य है, तो ये सही है। कोई भी मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, कोई भी मिनिस्टर लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। फिर क्या यहां पर लिख रहा है, सेकंड, कि द मेंबर ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ऐसा कदापि नहीं है। ये एकदम गलत है। क्या है, गलत है। तो यहां पर आते हैं, इसके अगले वाले पे लिखा गया है, अ मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी इज ही इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया है। तो क्या करेक्ट है, क्या, ये भी गलत है। फिर लिख रहा है, अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग विल हैव टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स। सार्वजनिक उपक्रम की जो समिति होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये भी गलत है, 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का, क्योंकि 3 ही कमेटी होती है, एक लोक लेखा समिति, एक सार्वजनिक उपक्रम की समिति, और एक आपकी प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है, इसके 30 मेंबर और सबके सब लोकसभा से आते हैं, जबकि जो सार्वजनिक उपक्रम की कमेटी है या 22 मेंबर होल्ड करती है, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से एंड 7 मेंबर आपके कहां से आते हैं, तो राज्यसभा से आते हैं। एक सेकंड। और वहीं पे अगर हम देखें, जो हमारी एक है लोक लेखा समिति, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से और 7 मेंबर आपके कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी यहां पर 3 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो केवल आंसर जो सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। शेष सभी क्या है, यहां पर रॉन्ग है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन फॉर एक्सिलरी पावर। जो एक्सिलरी पावर होती है उसके बारे में पूछ रहा है, एक्सिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? ऑप्शन देख रहा है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। फिर लिख रहा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग। फिर लिख रहा है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मंत्री। फिर यहां पर लिख रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो पावर है उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों को इंप्रूव करने का, यह केवल हमारे पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, अर्थात भारत की संसद के पास है, ना कि किसी मंत्री, ना तो किसी आयोग और ना तो राष्ट्रपति के पास। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट द सेंटर लेवल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, केंद्र स्तर पर बात कर रहा है, स्टेट स्तर पर नहीं, क्योंकि दो स्तर पर द्विसदनीय बात की जाती है, एक होता है केंद्र और एक होता है स्टेट। यहां पर सेंटर की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सेकंड ऑप्शन है रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। फिर लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर लिख रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसी के तहत यह प्रोविजन किया गया था कि जो सेंटर स्तर की गवर्नमेंट है वहां पर कैसी होगा, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और इसी के साथ इस आज के एपिसोड को हम लोग विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।